शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेपाल में हिंसा के बाद बैकफुट पर आई ओली सरकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन का फैसला वापस लिया गया। हिंसा में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 20 हो गई है। आगजनी, पथरा, फायरिंग, हिंसक झड़प, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, हिंसा की आग में कुछ इस तरह नेपाल कल दिन भर जलता रहा। काठमांडू की सड़कें जंग का मैदान बन गई। सोशल मीडिया पर बैन के बाद भड़की विद्रोह की ज्वाला को शांत करने में नेपाल पुलिस के पसीने छूट गए। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि संभालना मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ महाविद्रोह की आग से नेपाल दहल उठा। राजधानी काठमांडू से लेकर पोखरा तक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ खूनी बवाल हुआ और इस प्रदर्शन को लीड किया जनरेशन जेड यानी इंटरनेट के दौर वाली आबादी ने, जिन्होंने नेपाल की संसद पर डायरेक्ट धावा बोल दिया, बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर संसद भवन में घुसकर गेट नंबर 2 में आग लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे दीवार फांदकर प्रदर्शनकारी संसद भवन की दीवार पर चढ़कर बवाल मचा रहे हैं। बाद में जब पुलिस ने फायरिंग की तब प्रदर्शनकारी बिल्डिंग से उतरकर भागते हुए नजर आए। हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने। हालात को देखते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लगाना पड़ा। सत्ता के गलियारे तक विद्रोह की इस आग ने केपी ओली सरकार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। दिन भर बैठकों का दौर चला और फिर बैकफुट पर आई सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल युवाओं के इस हिंसक प्रदर्शन से सरकार इसलिए भी बैकफुट पर आई क्योंकि हिंसा की आग नेपाल के 7 शहरों में फैलने लगी थी, जिसमें काठमांडू के अलावा पोखरा, दमक, बुटवल, भरवा, वीरगंज, इटहरी शामिल। तो वहीं इस हिंसा के बाद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि इस आंदोलन को यूथ अगेंस्ट करप्शन का नाम दिया गया था, जिसमें जेन जेड का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोग हैं, जो अब 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा हैं। और ये युवा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों ने इसे अपनी जीविका का साधन बना लिया है। यही वजह है कि 3 सितंबर को नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला आत्मघाती साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको बताते हैं आखिर नेपाल में प्रदर्शन को लीड करने वाला आखिर वो कौन ग्रुप है जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में है। दरअसल सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ इस आंदोलन को लीड किया हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने, जिन्होंने 12,000 युवाओं की फौज जुटाई और संसद पर धावा बोल दिया। जी हाँ, यानी हामी नेपाल नाम का ये जो एनजीओ है 2015 में रजिस्टर्ड है। मानवीय सहायता जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ यह संगठन है। इंस्टाग्राम पर अपनी गतिविधियों को अपडेट करता रहता है। एनजीओ के 36 वर्षीय संस्थापक सुदान गुरंग 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन की घोषणा उन्होंने की थी और इसी के बाद ये जो प्रदर्शन है ये इतना ज्यादा बड़ा होता चला गया।
अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल हिंसा के पीछे वजह क्या है? क्या ये नेपाल सरकार को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश थी? आखिर युवाओं को करप्शन के नाम पर किसने भड़काया? कहीं इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है? क्यों अचानक जल उठा नेपाल? क्या चीन ने सुलगाई हिंसा की चिंगारी? जेन ज़ेड की हिंसक क्रांति के पीछे कौन? नेपाल में सरकार के खिलाफ युवाओं का अचानक भड़कना महज संयोग है या चीन का प्रयोग? अब इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द नेपाल की हिंसा को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि इसके पीछे अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर हो सकता है, जिसमें नेपाल की युवा पीढ़ी पिस कर रह गई। दरअसल सबको पता है कि नेपाल की मौजूदा केपी ओली सरकार की चीन से नजदीकियां रही। हाल ही में 3 सितंबर 2025 को बीजिंग में आयोजित चीन के विक्ट्री डे परेड में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शामिल हुए थे और ठीक इसी दिन नेपाल की सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 बड़े अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके पीछे वजह बताई गई कि इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की शर्तें पूरी नहीं की। ऐसे में नेपाल सरकार के बैन वाले फैसले को लेकर कई सवाल उठे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अचानक सरकार को रजिस्ट्रेशन की याद क्यों आई? कहीं सोशल मीडिया पर बैन के पीछे चीन का हाथ तो नहीं? कहीं अमेरिकी कंपनियों पर बैन करने के पीछे चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की मंशा तो नहीं थी? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जहां अमेरिकी कंपनियां नेपाल में बैन हुई, वहीं चीन का ऐप टिकटॉक लगातार धड़ल्ले से चलता रहा। अगर सरकार को रेगुलेशन ही करना था तो फिर टिकटॉक को खुली छूट क्यों दी गई? नेपाल की सरकार इस बात को भूल गई कि जिस सोशल मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है उससे नेपाल की आधी आबादी सीधे तौर पर जुड़ी है, जिनमें ज्यादातर संख्या नेपाल के युवाओं की है। नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिनमें से 55.8% यानी करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। एक आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2025 में 48.1% यानी करीब 1 करोड़ 43 लाख लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और नेपाल के कुल इंटरनेट यूजर का 86.2% कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। जाहिर है नेपाल की लगभग पूरी आबादी कहीं न कहीं इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी है, जिनमें अच्छी खासी तादाद युवाओं की है जो आर्थिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं न कहीं निर्भर है। ऐसे में इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है कि इस बैन के पीछे आम लोगों की आवाज दबाने, सरकार की नाकामियों को छिपाने या फिर चीन को फायदा पहुंचाने का इरादा तो नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन का नेपाल पर आर्थिक कनेक्शन क्या है और सोशल मीडिया के जरिए नेपाल के कंटेंट क्रिएटर कितनी कमाई करते हैं। तो 2023-24 में लगभग 2 करोड़ 76 लाख नेपाली रुपए आए और 2024 से लेकर 2025 की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ 53 लाख नेपाली रुपए की कमाई की गई। कंटेंट क्रिएटर की सालाना जो कमाई है वो है 16.2 लाख भारतीय रुपए। कई टिकटॉक स्टार की मासिक आय 4.4 से लेकर 8.8 लाख रुपए तक है। यूट्यूबर 4K यानी आप सोचिए कि 4K गेमिंग की सालाना जो कमाई है वो 88.03 लाख रुपए है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।